हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू द आस एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। चैप्टर 4 पे आ गए हैं और ये चैप्टर 4 में हम लोग को जानना है साथियों कि कानूनों की समझ को, है ना, कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉस, कि कानून क्या है, हमको कानून को समझना है। कानून क्यों बनते हैं, कानून क्यों लागू होते हैं, कानून किसके हक में फायदा करता है, किसके लिए नुकसानदेह है, सभी बातों को हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। देखते हैं क्या है। देखिए, पहले आते हैं इस बात पे कि कानून का शासन की बात हम करते हैं। ठीक है, किसका करेंगे? कानून का शासन की। ठीक है, अब इसका अर्थ सबसे पहले देखिए क्या होता है। कह रहा देश के सभी नागरिक के लिए क्या है? कानून समान है। हम लोग क्या जानते हैं? कानून के नजर में क्या है? समान है। और हमारा संविधान सभी के लिए क्या करता है? समान संरक्षण देता है ना। और संविधान के नजर में सभी लोग क्या है? बराबर है। कह रहा किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन के लिए एक निश्चित सजा होती है ना। ये हमारा कानून, ये हमारा संविधान इस चीज का हमें आजादी देता है क्या, कि चाहे कोई उच्च हो, है ना, कोई अगर उच्च कैटेगरी के हो या कोई निम्न कैटेगरी के हो, है ना, अगर इसमें से कोई भी अपराध करता है आपका, चाहे ये अपराध करे और ये अपराध करे, दोनों के लिए क्या होगा साथियों? दोनों के लिए समान नियम और समान मतलब उनके लिए लागू होगा। निश्चित सजा दी जाएगी। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो जो सजा ऊंची जाति को मिलेगा, उच्च लोगों को मिलेगा, मतलब एक ऑफिसर्स ग्रेड का मिलेगा, उसी प्रकार एक जो मान लीजिए कि लेबर क्लास का आदमी है, उन्हें भी वही सजा मिलेगा जो उनको मिलेगा। ठीक है, तो कानून के नजर में क्या है? सभी लोग समान है। इसीलिए सभी को क्या होता है? समान अधिकार है और समान मतलब उस पे जो सजा का तरीका है दोनों पे समान रूप से लागू होता है। कह रहा हमारे कानून में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है ना। हमारा कानून क्या कहता है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे आपको पता होगा, जो हम बता रखे हैं, जो आर्टिकल क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के सामने क्या है? सभी समान है। उसके बाद आर्टिकल 15 कहता है, क्या याद है आप लोग को? क्या बोलता है कि हम किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब हमारा राज्य या हमारा देश या हमारा संविधान किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल याद है, उसमें हम लोग जाने थे क्या कि सभी व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होगा। आर्टिकल 16 हम लोग पढ़े थे और आर्टिकल 17 में पढ़े थे अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो कानून है साथियों, वो क्या करता है? किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है ना। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। अब आते हैं, क्या अगर हम प्राचीन काल में देखें तो क्या हमारे प्राचीन काल में ऐसे कानून थे, है ना। अगर हम बात करें कि क्या हमारे प्राचीन काल में ऐसे कानून थे, तो देखते हैं, है ना। कह रहा प्राचीन काल में थे, लेकिन कैसे थे? असंख्य कानून थे। आप जानते हैं साथियों कि प्राचीन काल में क्या था कि मतलब जो एरिया था वो खास एक समाज में बटे हुए थे, है ना। अलग अलग समाज में बटे हुए थे, तो सभी समाज का जो रूल और रेगुलेशन होता था वो अपना अपना होता था। उस समाज को कैसे रेगुलेट करना है वो उनके अपने हाथों में होता था। उस समाज को कैसे हम उसको रेगुलेट करें, तो वहां सब अलग अलग समुदाय के लोग या अलग अलग समाज के लोगों का कानून व्यवस्था जो चलाने का नियम थे वो क्या थे? अलग अलग थे, है ना। कह रहा है विभिन्न समुदाय ने इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में लागू किया। तो इसीलिए मान लीजिए अगर एक से अधिक समाज कहीं पे है, मान लीजिए ये अगर कोई एक एरिया है जहां पर लोग रहते हैं, इनके कानून अलग है, इनके अलग है और इनके अलग है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अलग अलग समुदाय और अलग अलग समाज अगर इस तरह से करने लगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि एक से अधिक कानून आपको एक ही एरिया में आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर कह रहा कुछ मामलों में एक अपराध, है ना, कुछ मामलों में कह रहा है
कि एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों को सजा मिलना। जैसे देखिए, ये अक्सर आप साथियों देखेंगे तो ये निचली जातियों के साथ होता है कि एक ही सजा के लिए आप देखेंगे अलग अलग व्यक्तियों को ये सजा जो मिलता है, ये अक्सर आपको कहां देखने को मिलेगा साथियों? ये अक्सर आपको निचली जाति के लिए देखने को मिलेगा, ये निचली जातियों में दिखेगा, है ना। ये कहां दिखेगा आपको? ये निचली जातियों में देखने को मिलेगा कि एक ही सजा, एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को सजा। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने क्या किया कि किसी व्यक्ति को ऐसे टच कर दिया, जो छुआछूत की भावनाएं पहले चलती थी, अब वो क्या करेगा? उस पूरे समाज पे दबाव डालेगा कि तुम्हारा इधर से आना मना है, इधर इसमें पानी भरना मना है। मतलब जो पहले कुआं पे, सार्वजनिक कुएं पे पानी भरना भी इसको मना रहता था। तो इस तरह से देखिए, गलती एक किया लेकिन सजा उस जाति के लोग को मिल जाता है ना। तो ये होता था प्राचीन काल में। अब देखिए कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान, देखिए जो औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है जब हमारे यहां ब्रिटिश का शासन चलता था, है ना। ये बातें हम कर रहे हैं किससे? जो ब्रिटिश शासन हुआ करता था उस समय की बात करते हैं कि जब ये ब्रिटिश शासन था तो उस समय जो ये औपनिवेशिक व्यवस्था, मतलब उस समय की जो कानून व्यवस्थाएं थी वो क्या थी? वो भेदभावपूर्ण कानून व्यवस्था था, क्योंकि वहां पे जो अंग्रेज रहते थे उनके साथ अलग बर्ताव किए जाते थे, जो भारतीय होते थे उनके साथ में अलग, मतलब यहां पे बर्ताव देखने को मिलता था, है ना। तो उस समय में अलग अलग दमनकारी नीति भी इनके द्वारा चलाया जाता था, है ना। इनके द्वारा अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे दमनकारी आपको नीति देखने को मिलेगा। दमनकारी नीति भी ये चलाया करते थे, है ना। अगर आप क्या किए कि इनके शासन व्यवस्था पे अगर आप आवाज उठाएं, इनके द्वारा लगाए गए जो इनकी जो शासन व्यवस्था है, अगर आप क्या कर रहे हैं साथियों कि अगर आप शासन व्यवस्था पे, अगर शासन व्यवस्था पर, अरे यार, अगर इनके शासन व्यवस्था या इनके नियम कानून पर अगर आप आवाज उठाते हैं या अंकुश लगाते हैं नियम कानून पर, तो आपको क्या किया जाएगा? तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, है ना। तो ऐसी व्यवस्थाएं उस समय में थी, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए क्या, औपनिवेशिक शासन के दौरान जो कानून का विकास हुआ था, ये बात हम कर रहे हैं ब्रिटिश भारत का, ठीक है। हम किसका बात कर रहे हैं साथियों? तो हम कर रहे हैं ब्रिटिश भारत की बातें करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं। तो यह ब्रिटिश बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश भारत में जो कानूनी मामलों का विकास हुआ था उसमें राष्ट्रवादियों की एक अहम भूमिका थी, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रवादी थे वो इन्हीं के कानून व्यवस्था को क्या किए, मतलब देखते हुए ये अपने आप को, अपने देश के लिए जो कानून व्यवस्था को विकसित करना था, ये राष्ट्रवादी को इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका मिला था, एक अहम भूमिका निभाया था जो कानून के विकास के मामलों में। फिर बातें करें इस काल में जो है ना, सरकार का विरोध करने पर क्या होता था? सरकार ने क्या करते थे? गिरफ्तार करवा देते थे उस व्यक्ति को, है ना। इनका अपना नियम कानून होता था। अगर आप इस पे जवाब, अगर इसको कुछ बोले, मतलब इस कानून पे अगर आप आवाज उठाते हैं तो वो पूरे तरीके से क्या करते थे? उसको बंद करवा देते थे, गिरफ्तार करवा लेते थे। अब देखिए हमारे यहाँ का जो राष्ट्रवादी थे, कह रहा अपने देश के हिफाजत के लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ कानूनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, है ना। अब आप देखेंगे इसमें तो औपनिवेशिक कानून बहुत हद तक मनमाना था,
देखिए जो ये औपनिवेशिक कानून था साथियों, ये क्या था, मनमानी करता था ये लोग। कैसे? क्योंकि आपको बता दूं कि एक राजद्रोह अधिनियम लेके आया था ये, ठीक है, एक राजद्रोह अधिनियम लाया था 1870 में, ठीक। एक आपको पता है जो ये तो बहुत फेमस है, कौन? वो था रॉलेट एक्ट, है ना। जो ये रॉलेट एक्ट था जो लेके आया था कब? 1919 में। आप जानते हैं कि ये दोनों एक ऐसा था कानून था, ये मनमानी तरीके से ये काम करते थे कि अगर इसमें आप सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे आप आवाज उठाने का प्रयास करते हैं तो वो सरकार आपको क्या करेगी, क्या घोषित कर देगी साथियों? तो आपको देशद्रोह घोषित कर देगी, और घोषित करके वो क्या कर लेगी, आपको गिरफ्तार कर लेगी, है ना। तो वो आपको गिरफ्तार कर लेगी। ये ऐसे नियम थे जिनके बाद ये क्या होता था, अपने मनमानी तरीके से, आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग, बिना वकील या बिना दलील वाला कहते हैं। इसमें जिसको शक के आधार पर गिरफ्तार हो जाता था उसे कोई कारण नहीं बताया जाता था, और ना यहाँ पे कोई वकील ना दलील काम करता था, ठीक है। तो ये सब क्या था, ये औपनिवेशिक शासन का ये बहुत मनमाना तरीका था, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, कह रहा 19वीं सदी के अंत में अगर देखेंगे तो भारत में जो है जैसे जैसे देखिए क्या है ना, जब हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना का उदय होना शुरू हुआ, धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने क्या करने लगे, मतलब आंदोलन करके और मतलब राष्ट्रवाद को जगाने का शुरुआत किया। तो धीरे धीरे 19वीं सदी आते आते क्या होता है साथियों, वहां पे अपने देश में कानूनी जो पेशा है वो उभरना शुरू हो जाता है। और उस समय तक में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो आपको एडवोकेट भी बनते हैं, जो आपके जिसको बैरिस्टर कहते हैं, बैरिस्टर भी बने हैं, जैसे मौलाना अबुल कलाम हो गए, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, और फिर आपको महात्मा गांधी हो गए, फिर आप मोहम्मद अली जिन्ना हो गए। तो इस तरह से ढेर अन्य सारे व्यक्ति थे जिन्होंने ये काम करना शुरू कर देता है, क्या कानूनी पेशा अपने यहां भी धीरे धीरे उभरना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें नए कानून बनते किस तरीके से हैं, देखिए बात हम करेंगे किसका, कि नए कानून बनते कैसे हैं। तो आप जानते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, संसद की। अब कोई भी जो है शुरुआती में जब बिल आता है तो वो कहां आएगा, लोकसभा में आएगा। अब जब ये लोकसभा में आता है तो इसे हम लोग बिल कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। जब ये विधेयक यहां पे पारित हो जाएगा, पारित हो जाएगा तो ये कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। कुछ बिल पे राज्यसभा अपनी स्वीकृति या सहमति, हर बिल पे राज्यसभा सहमति और स्वीकृति देती है, लेकिन कुछ बिल बिना राज्यसभा जाए हुए भी वो क्या होता है, पारित होता है ना। जब यहां से भी पारित हो गया, है ना, यहां से भी साथियों पारित हो जाएगा तो ये कहां जाएगा, अब ये बिल, अब ये बिल चला जाएगा राष्ट्रपति के हाथ में। अब राष्ट्रपति भी इस पे क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, है ना। अगर लगा कि नहीं सब कुछ सही है तो उस केस में क्या करेंगे, ये यहां पे कर देंगे साइन, और जब ये साइन करेंगे उसके बाद ये अब क्या बन गया, एक्ट बन गया, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिनियम कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि ये तब तक अधिनियम नहीं बनता है जब तक कि इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होती है। जब राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति दे देती है तब ये क्या बन जाता है, आपका एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है ना। अब देखिए कह रहा है कि सबसे पहले समाज द्वारा किसी खास कानून के लिए आवाज उठाए जाते हैं। आप साथियों जानते हैं कि अगर कोई चीज कोई भी कानून के लिए सबसे पहले कहां, धरातल, क्योंकि कानून किसके लिए आ रहा है यार, जनता के लिए ही तो आ रहा है ना। तो सबसे पहले आवाज कौन उठाएंगे, हमारे समाज उठाएंगे किसी कानून के लिए, है ना। पहला शुरुआत कहां से होगा, हमारी समाज से, क्योंकि ये जो कानून बनेगा किसके लिए बनेगा, समाज के लिए बनेगा, है ना। फिर कह रहा है कि संसद की ये जिम्मेदारी है क्या करना, नागरिक के हित में कानून बनाना।
ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये संसद की जिम्मेदारी है, ठीक है। संसद की ये खास जिम्मेदारी है क्या, कि नागरिक के हित में क्या करना, कानून बनाना। कह रहा है संसद के कार्य तक सरकार जनता तक संचार माध्यम। अब देखिए इसको यहां तक पहुंचने के लिए संचार माध्यम भी होती है। जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा उठा, उसको हम लोग क्या करते हैं, टीवी रेडियो या पत्र के माध्यम से भी हम लोग भी बात को रखते हैं, मुद्दा को रखते हैं, वो सरकार तक पहुंचती है। या सरकार अगर कोई नियम या कानून बनाती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या टीवी चैनल पे या फिर आप रेडियो पे बात करिए या फिर पेपर में बोलिए, उसके माध्यम से हमारे तक पहुंचता है। तो ये एक संचार का माध्यम भी है जिससे हम संसद क्या करती है, जनता तक पहुंचने का काम करती है ना। अब चलिए अब बात करेंगे नए कानून का, है ना। कह रहा है कि यदि कानून संविधान से संबंधित नहीं है तो देखिए नए कानून कैसे आए। सबसे पहले अगर नए कानून आ रहा है, ठीक है, अगर वो कानून हमारे जनता के हक में नहीं है, कह रहा है कि यदि कानून संविधान से संबंधित नहीं है, मतलब अगर जो संविधान में नियम दिए हुए हैं उसके आधार पर नहीं है, तो इसका मतलब ये जनता के हित में होगा क्या? बोलिए बोलिए, क्या ये जनता के हित में होगा क्या? हित में नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसमें एंट्री कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। और न्यायपालिका क्या करेगी? आर्टिकल 13 का सहारा लेगी। और ये आर्टिकल का 13 का सहारा लेके उस कानून को या तो पुनर्विचार के लिए भेजेगी कि भाई तुम जो ये किया हो इसको ठीक से देखो, वरना या ये क्या करेगी, बोलिए, या तो पुनर्विचार करेगी या फिर रद्द करेगी, है ना। ये दो में से एक काम कर सकती है, या तो पुनर्विचार करेगी या रद्द करेगी। चलो, तो ये तरीका है। न्यायपालिका तो नजर गड़ाए बैठे रहते कार्यपालिका और विधायिका पे कि तू क्या क्या कर रहा है ना। और जैसे ही लगता है कि विधायिका कुछ ज्यादा इधर उधर छटपटा रहा है, तुरंत ये आर्टिकल 13 को पकड़ते हैं और ला के सामने रख देते हैं। आप कहिएगा सर आर्टिकल 13 क्या कहता है? तो आर्टिकल 13 कहता है कि अगर वैसा कानून जो मौलिक जनता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जनता के हित में न है, तो वैसे कानून को रद्द करने का अधिकार देता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। कौन? आर्टिकल 13। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अब आगे। सॉरी, चलिए इसमें बात करते हैं अगला। कह रहा कभी कभी, देखिए कह रहा कभी कभी संविधान द्वारा बनाया गया कानून भी वैध होता है, पर जनता को लगता है कभी कभी जनता को लगता है कि सही नहीं है ना। समस्या ये भी है कि कभी कभी इसे लगता है, देखिए कभी कभी संविधान द्वारा जो बनाया गया कानून है, संविधान द्वारा जो बनाया गया कानून है, लगता है कि एकदम बिल्कुल सही है। छोड़ दो वही रहने दो। तो लेकिन क्या होता है, कानून सही होता है लेकिन जनता को ऐसा फील होता है ये सही नहीं है। अब देखिए कह रहा है संसद द्वारा बनाया गया कानून अस्वीकार या गलत होने पर, है ना। अब देखिए जो संसद कानून बनाया है इसकी भी क्या गारंटी है कि यहां पे नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित या नागरिक के हक के लिए है। कभी कभी ऐसा होता है कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून का अस्वीकार और गलत होने की जो स्थितियां होती है उसके लिए लोग क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं, लोग आंदोलन करते हैं। याद करिए जैसे किसान बिल हुआ था, किसान बिल पे कितने लंबे आंदोलन चले थे, कितने ज्यादा लंबे ये होने पर लास्ट में सरकार को बिल वापस लेना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का यही तो एक शक्ति है ना,
ये लोकतंत्र की शक्ति को ही तो प्रदर्शित करता है मेरे साथियों, कि अगर आपको लगता है कि सरकार अगर जो काम कर रही है वो नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, तो उस पे जनता क्या कर सकती है, एकजुट होकर आवाज उठा सकती है, और वो ये लोकतंत्र की शक्ति है। और उसे सरकार को लास्ट में अस्वीकार या गलत मतलब उसे बिल को वापस लेना पड़ सकता है। अब देखिए अलोकप्रिय कानून, हमने यही बात बताया कि संसद द्वारा बनाए गए दमनकारी नीति है ना, और ऐसा कानून जो हमारे संविधान के खिलाफ जा रहा हो, लोगों के लिए एक दमनकारी नीति हो, है ना, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, वैसे कानून को क्या करेंगे, अलोकप्रिय कानून कहेंगे। करा ऐसे कानून को न्यायपालिका यहां पे हस्तक्षेप करेगी, तुरंत से तुरंत सुप्रीम कोर्ट का यहां पे अब एंट्री होगा, है ना। जैसे ही दिखा कि ये जनता के हक में नहीं है, तो यहां एंट्री किसका हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट तुरंत आर्टिकल 13 को हथियार बना के लेके आएगा, ये सुदर्शन चक्र लेके आएंगे और यूं उड़ा देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये कहते हैं कि ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें जनता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। अगर हुआ तो अपना सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे, कट जाएगा, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं, हम लोग मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। भाई चलिए, ये रहा आपका मुद्दे की बात यहां। कानूनों की समझ। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। चलिए, कह रहा है आप कुछ कानून से परिचित होंगे, शायद आप शादी की उम्र या सीमा। देखिए क्या बात कर रहा है, ये तो आप भी जानते होंगे इस सब के बारे में, है ना, कि कह रहा है कि आपको शादी का उम्र सीमा या मताधिकार की सीमा का पता होगा, है ना। कितने साल मताधिकार का दोनों का कितना 18 साल है ना, और लड़का का कितना है, शादी का उम्र 21 साल, लड़की का 18 साल, है ना। कह रहा संभव है कि आप संपत्ति खरीदने और बेचने की कानून को भी जानते होंगे। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा किसका है, संसद को। इसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। कह रहा क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं, जो कानून संसद में बनाया जाता है, कह रहा क्या ये सभी पे लागू होते हैं। कह रहा नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं, क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है। हमने जैसे रखा था आपको किसान बिल को लेके। कह रहा नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। तो आइए हम मुद्दे की बात करते हैं अब इससे आगे। ये देखिए, है ना, ये किस तरह से आंदोलन करते हुए महिलाएं हैं, है ना। चलिए क्या करा, क्या कानून सब पर लागू होता है, ठीक है। करा इस स्थिति को पढ़े और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि एक सरकारी अधिकारी के बेटे जिला अदालत में 10 साल की सजा सुनाई है, इसका इस वजह से सरकारी अधिकारी के बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि सरकारी अधिकारी ने यह सही काम किया कि अपने बेटे के लिए केवल इस कानून से माफी कर रहा है, कि क्या उसके बेटे केवल इसलिए कानून से माफी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप का आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या है, बहुत ताकतवर है। ये आज भी आप कहीं कहीं देखने को मिलेगा ये चीज, है ना। लेकिन अगर न्यायालय चाह ले तो कितने भी पैसे वाले रहो, कितने बड़े बेटे की कितने बड़े बाप की बेटे हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब किसके हाथ में है, माननीय कोर्ट
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में है। कह रहा यह सीधे सीधे कानून का उल्लंघन का मामला है ना। कह रहा जैसा कि आप इकाई में हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए है ना उन्होंने संविधान के ऐसे प्रावधान के कानून को जोड़े पर आधारित शासन स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था कि स्वतंत्र भारत के लिए सभी लोगों का कानून की नजर में क्या हो, बराबर हो। यही तो हमारा क्या कहता है, संविधान कहता है कि कानून के नजर में चाहे तो सीएम हो, पीएम हो और चाहे तुम एक छोटे व्यक्ति हो, सबके लिए क्या है, सब उसके नजर में, कानून के नजर में आप सभी क्या हो, बराबर हो। कह रहा हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर क्या कर सकते, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ये बात कहां है, ये आर्टिकल 15 में है। देखिए ना, जैसे जैसे देखिए क्या है ना कि इस तरह से पढ़ाते पढ़ाते ना आप लोग को आर्टिकल भी याद करवा देंगे, मैक्सिमम याद हो जाएगा। कह रहा है कि कानून के शासन का मतलब यह है कि सभी देश के सभी नागरिकों को समान रूप से लागू होता है ना। इसका मतलब इस देश में रहने वाले सभी व्यक्ति के लिए कानून समान रूप से लागू होता। कह रहा कानून से ऊपर क्या है, कोई व्यक्ति है क्या, नहीं है ना। कह रहा चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो या यहां तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। सोचिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भारत के प्रथम नागरिक कहते हैं, जो आर्टिकल 52 में मेंशन है। तो क्यों सबके लिए क्या है, कह रहा है कि किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन के एक निश्चित सजा है, जो सजा इसमें से सबको मिल सकता है। कह रहा सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध को साबित किया जाता है। ये बात आप जानते हैं कि कोर्ट में जो सुनवाई होती है, जो सबूत जुटाए जाते हैं, वहां पे यही बातें तो रखा जाता है कि मिलॉट इन्होंने उसका चेन छीना था, हो सकता था उस चेन से उनका गर्दन कट सकता था, ये मर्डर का मामला है मिलॉट। तो ये सारे सबूत जुटाने पड़ते हैं साथियों, तभी जाके ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है और यही प्रोसेस के तहत ये क्या कर सकता है, यहां से यहां आदमी पहुंच सकता है। क्लियर है। प्राचीन भारत में अब आते हैं, है ना। कह रहा है क्या कि प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे, है ना, क्योंकि हमने बोल रखा है कि हर एरिया का अपना अपना कानून व्यवस्था होता था। कह रहा अक्सर एक जैसे मामले कई तरह के स्थानीय का मामले में कई तरह का स्थानीय कानून लागू होते थे। इसका मतलब मान लीजिए कि एक समुदाय उधर रह रहा, उनका अलग कानून है, इधर रह रहा उसका अलग कानून है, उधर रह रहा उसका अलग कानून है, सबका अलग अलग समुदाय का अलग अलग कानून व्यवस्था था, है ना। अब देखिए आगे, कह रहे कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र के हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे वो लोग, है ना, कि जिसका जितना अधिकार क्षेत्र है उस क्षेत्र में अपने हिसाब से कानून लागू करेंगे। कह रहे कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों को सजा दी जाती थी, है ना। हमने बता रखा है जैसे निचली जाति के साथ में ये अक्सर होता था। कह रहा जैसे निचली जाति मानी जाने वाली जाति की अपराधी को ज्यादा सजा दी जाती थी और औपनिवेशिक शासन के दौरान ये कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व हो गई, जाति के आधार पर सजा देने का में भेदभाव का चलन खत्म होने लगा, क्योंकि इससे पहले लोग को पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, ये सजा क्या होता है, लोग को नहीं पता होता था। साथियों आपको बता दूं कि जो इसका जो विरोध किया था, याद करिए, जो जब धीरे धीरे ब्रिटिश का शासन बढ़ता है बंगाल में, उसके बाद आप जो राजमहल की पहाड़ी वगैरह में जो ये देखिएगा, जो मुंडा विद्रोह, जो संथाल विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था, उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे जो आपको विद्रोह देखने को, जनजातीय विद्रोह जो हुआ था उतने सारे, उसके पीछे रीजन ये था कि उनका अपना नियम कायदे कानून होते थे, अपने रहने का तरीका अपना होता था, लेकिन उसमें एंट्री किसका होता है, पुलिस का, न्यायालय का, नियम और कानून का। उसको लगता अरे
ये सब तो हम देखवे नहीं किए थे कभी, कौची तू लोग लेके आ गया यहाँ पे, चल अब थोड़ा खत्मे कर देते हैं, है ना। तो यही चलते वो लोग जो है ना उतना परेशान किया था और बाद में उसको एकदम खत्म करने पे आ गया था। बहुत को तो मार दिया था, उधर लपेट के रख देता था, जगह कच खत्म, है ना। तो बहुत तो पता भी नहीं चला कहाँ गया नहीं गया, मार देता था वो लोग, क्योंकि वो लोग को थोड़े ना पता कुछ चलता था। वो लोग सीधे जानता था कि आ रहा हमारा खतरा बढ़ा रहा, मारो खत्मे करो, है ना। और वो लोग में भी बहुत मरा भी था, नो डाउट। चलिए, कह रहा बहुत सारे लोग मानते थे कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। ये बात सही है, कह रहा इतिहासकारों के लेकिन इस बात पे काफी विवाद रहा। इसके कई कारण हैं। कह रहा एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था, है ना। हमने बता रखा था कि जो ब्रिटिश का जो ये औपनिवेशिक कानून था ये कैसा था, मनमाना टाइप का था। कह रहा दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों का विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। जो देखिए आपको बताए थे 1870 का राजद्रोह एक्ट, ना 1870 का जो ये राजद्रोह एक्ट है, ये क्या है, अंग्रेजी शासन के मनमानेपन का क्या था, मिसाल था। सॉरी, चलिए, कह रहा है इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसके लिए बिना मुकदमा चलाए, सोचिए ये ऐसा इसका नियम था, मनमाना था कि बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लेता था, क्योंकि उसको पता था कि जो हम यहां काम कर रहे हैं ये गलत है। उसके लिए ये रेगुलेशन लेके आया था, ये है ना। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे और अपनी बातों को मनवाने के लिए, है ना, अब कह रहा है कि अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने क्या करने लगा, संघर्ष करने लगा, ठीक है। और देखिए कह रहा है कि यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। और 19वीं सदी में आखिरकार भारत के कानूनी पेशा भी उभरने लगा, है ना। कह रहा है कि कानूनी पेशे में लगे जो भारतीयों की मांग औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें क्या मिलना चाहिए, सम्मान की नजर से देखा जाए, ये डिमांड करने लगा, है ना। और कह रहा ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए क्या आए, आगे आए, है ना। कह रहा कि भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज्यादा भूमिका निभाने लगे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान के कानून के शासन का विकास क्रम में यहां लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। करा संविधान स्वीकृति मिलने के बाद दस्तावेज की एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे, है ना। और हर साल हमारे प्रतिनिधि एक नए कानून बनाते हैं और पुराने कई कानूनों में संशोधन करते हैं जो हम लोगों ने पीछे पड़ रखा है। जैसे हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था जो 6 क्लास में, कौन सा था, 2005 में जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के कानून को जाने थे। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियां और उनकी मां जो तीनों को जो मिलने वाला था, क्या, परिवार की संपत्ति, जो लड़की चाहती थी हमें ना मिले सोना, हमें ना मिले रेशम के कपड़े, हमें तो बस अपना घर चाहिए अपने नाम का। जो हम लोग ने वहां एक कविता पढ़ा था, कविता के द्वारा जो लड़की बताती है वही कानून के बारे में बात करता। वहां कैसे संशोधन होता है इसमें, और जिसमें बात किया गया कि माता, उसकी पिताजी मर चुके थे तो इसीलिए कहा गया था कि उसमें माता, बेटा और बेटी तीनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, है ना। कह रहा इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए। और लोग निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं, एक नया कानून की जरूरी है, मतलब नया कानून क्यों जरूरी है ना। और वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इनके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां से नए कानून किस तरह से बनते हैं,
थोड़ा सा पीछे एक टॉपिक छूट गया है, रॉलेट एक्ट की कहानी, हम थोड़ा उस पर लौट के आते हैं, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। अरे हमें याद है भाई, आपका जो छूटा है, देखिए यही तो कहानी था, या बहुत दर्दनाक कहानी है क्या, कि रॉलेट एक्ट जो कब की घटना है, 1919 की। कह रहा मनमानेपन एक और उदाहरण था, है ना, मनमानेपन का ये एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार ने बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी, और महात्मा गांधी सहित भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने इसके खिलाफ क्या किए थे, सख्त विरोध किए थे। और भारतीय के विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को क्या किया, लागू किया गया था। ये याद रखेगा कि रॉलेट एक्ट को लागू कब किया गया था, तो 10 मार्च 1919 को लागू किया गया था, ठीक है। और कह रहा पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा, और इसी क्रम में 10 अप्रैल को, देखिए मार्च से कहां, 10 अप्रैल को सतपाल किचलू और सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो देखिए 10 मार्च को यह लागू हो जाता है रॉलेट एक्ट, और 10 अप्रैल ठीक एक महीना बाद इसमें गिरफ्तार कौन हो जाते हैं, तो सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। और इसी के बाद देखिए 3 दिन बाद, यानी 13 अप्रैल जो बैसाखी का दिन होता है, उसी दिन यहां पे जो जलियांवाला बाग में बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग क्या कर रहे थे, सभा कर रहे थे बिना हथियार के। देखिए कह रहा मतलब यहां पे इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। जिस समय यह सभा चल रही थी, उस समय कौन, जनरल डायर जो ब्रिटिश फौजी के टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ, और उसने बाहर निकलने का रास्ता को क्या कर दिया, बंद कर दिया, और चेतावनी दिए कि लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिए, है ना। वो ये जनरल डायर था, जिसे कौन मार के आए थे, याद है, अपने शेर उधम सिंह ने मारे थे इनको जाके। इनके लिए क्या लेके गए थे, कट्टा छुपा के ले गए थे कटहल में, बोले साहब को कटहल बहुत पसंद है, और वो चेक उतना नहीं कर पाया, लेके अंदर घुसे, बस निकाले, ठोक दिए, है ना, और वो बदला लिए थे हमारे जावाद शेर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या होता है कि अंधाधुंध गोलियां चलता है। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए थे और असंख्य जख्मी हुए थे। मरने और घायल होने वालों की में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। मतलब इसमें याद करिए कि उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, औरत भी थे, बच्चे भी थे। एकदम दिल दहलाने वाला काम किया था यहां पे, है ना। और जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय हुई गोलीबारी का दृश्य दिखाया गया है यहां नीचे में। और सोचिए इसके बाद इस गधों को बुलाया गया था वहां पे, और इसे मतलब बहुत बड़ा उपाधि दिया था, बोला था कि तुम मतलब शान हो, किसके, ब्रिटिश के शान हो, और इसे ब्रिटिश का शेर भी कहा था, ठीक है। और यही चलते तो जाके मारे थे उधम सिंह, एकदम ठोक दिए थे सीधे जाके। देखिए कैसा हाल हुआ था वहां का, दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। ये किस हाल में मतलब मार मार के छोड़ दिया था, मतलब क्योंकि नियत इन लोग के पास कुछ था नहीं, क्योंकि ऐसा मनसा था नहीं। अगर रहता तो ये लोग जरूर अपना भी व्यवस्था लेके जाते कि आओ देख लेंगे, फरिया लेंगे तोरा से, है ना। कह रहा नए कानून किस तरह बनते हैं, यह टॉपिक है। क्या है, कह रहा कानून बनाने में संसद की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह के किसी खास कानून के लिए क्या होता है, आवाज उठते हैं, है ना। और यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, है ना। और आइए हम लोग देखते घरेलू सवाल पर किस तरह संसद सामने आया और घरेलू हिंसा रोकथाम के लिए कानून की प्रक्रिया पूरी की, है ना। आज भी आप देखेंगे कि समाज में घरेलू हिंसा हो रहा है ना। कह रहा है कि जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर के एक मिनट भाई, ठीक है, देखिए कह रहा है घर के किसी औरत यानी आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है और उसे चोट पहुंचाता है, तो यह मारपीट और धमकी देता है, तो यह क्या है बाबू, यही कहलाता है घरेलू हिंसा। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट और भावनात्मक शोषण तक पहुंच सकता है। यह मौखिक
यह शोषण मौखिक होता है, यौन शोषण होता है, आर्थिक शोषण भी होता है। देखेंगे कि दहेज वगैरह के लिए प्रताड़ित करना, कि ससुराल मायके से पैसा लेकर आओ। तो इसीलिए घरेलू हिंसा कानून जो संरक्षण था, जो 2005 में आता है, इसमें महिलाओं के लिए क्या की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द का समझ को और अधिक व्यापक बना दिया, और अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है ना। तो ये आया था आपका 2005 में। तो इस तरह का कानून की बात किया। देखिए अक्टूबर 2006 में करा, अरे सजिया आज का अखबार तुमने पढ़ा? बोला अरे करा ये महिलाएं कितनी बड़ी बात है ना, है ना, ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। बोला क्या महिलाओं के लिए ही क्यों? करा हिंसा मुक्त परिवार सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि हमें तो बल्कि पहले तो हमें ये कानून की जरूरत को साबित करनी पड़ी, है ना। आप देखते होंगे साथियों, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब तक उसको साबित नहीं किया जाता है तब तक वो कानून नहीं बन पाता। कहता कुसुम और साजिया एक महिला संगठन के सदस्य, उन्हें सफर की एक बड़ी कड़ी याद है ना। अब देखिए यहां से कुछ कहानी है। करा दफ्तर का एक आम दिन, करा मुझे सलाह चाहिए कि मेरा आदमी मुझे पीटता है, मैंने कभी अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई है। ये पूछती है यहाँ पे, मुझे बड़ी शर्म आती है पर अब बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं कहां जाऊं? ये इस दफ्तर में आते हैं पूछने के लिए। अब देखिए ये कह रहे हैं कि मेरा ये तो पूछ लिए, अब इधर से ये पूछते हैं, कह रहा मेरा बेटा और बहू मुझसे बुरा बर्ताव करते हैं, भला बुरा कहते हैं मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहे तो घर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूं, मैं तो बस चाहती हूं कि मारपीट बंद हो जाए। अब ये कह रही कि मैं तो चाहती हूं कि मुझे घर से ना निकाला जाए, क्योंकि इसको ये बुढ़िया को घर से निकाला जाता रहता है, तो इसलिए। अब देखिए ये क्या करे, बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी, है ना, फौजदारी कानून है ना। देखिए कानून भी आप जानते हैं दो गो होता है, एक फौजदारी एक दीवानी, जिसको सिविल कानून कहते हैं, तो दीवानी मामला हुआ, फौजदारी क्रिमिनल मामला है। कर फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है ना, या तो एगो को अंदर धकेला जाएगा। 1990 के दशक में, है ना, विभिन्न मंचों पर एक नए कानून की मांग उठती रही। कह रहा हमने महिलाओं की अब बीती सुनी है, हमने देखा है कि महिलाओं के मारपीट और बचाव, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, मारपीट से बचाव चाहती है और अपने मकान में रहना चाहती है। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत दरकार होती है, मतलब बहुत कम राहत दी जाती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए नागरिक के लिए क्या होना चाहिए, एक नया कानून होना चाहिए। अब 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज के वैज्ञानिक संगठन और लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम और सुरक्षा का विधेयक का क्या किया, मसौदा तैयार किया। इस विधेयक से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया, है ना। घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है, देखिए शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, है ना। कह रहा साझा घरेलू दायरों में रहने वाली किसी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए, उन्हें साझा मकान में बेदखली से बचाया जाना चाहिए और आर्थिक मदद के बारे में ख्याल रखना चाहिए, है ना। विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों में बैठकें की गई। कर महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है ना। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए, है ना। फिर आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया, लेकिन करा इस विधेयक में कोई भी बात नहीं है जो हमने सुझाई। करा हमें विधेयक के इस रूप में विरोध करना चाहिए। तो फिर ही कह रही है कि चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सके, है ना। जिस चीज के लिए इन्होंने याचिका दायर करने का कोशिश, मतलब ये कानून बनाने की बात करी, वो चीज तो मिला ही नहीं, है ना। कह रहा है कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना,
राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय अस्थायी समिति को अपने सुझाव सौंपे, है ना, ये महिला संगठन और राष्ट्रीय महिला आयोग। कह रहा संसदीय अस्थायी समिति ने के माननीय सदस्यगण वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है, और मतलब ये बात रखते हैं और कहते घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। कह रहा इस कानून में बच्चों के अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए, है ना। ये थे घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। चलिए यहां देख लेते। कह रहा दिसंबर 2002 में अस्थायी समिति की सिफारिश पर राज्यसभा को सौंपा गया था। ये देखिए क्या होता है ना कि जब कोई कमेटी अगर कुछ ऐसा सेंसिटिव मुद्दा होता है, अगर लगता है कि अगर कोई सेंसिटिव मुद्दा है, ये भी क्या है एक प्रकार का सेंसिटिव मुद्दा था, तो कभी भी जो है ना कि अगर कोई सेंसिटिव मुद्दे पर अगर कानून बनाई जाती है तो उससे पहले कमेटी का गठन होता है, और वो कमेटी क्या करती है कि हर स्टेट से वो राय अपनी मांगता है, और हर स्टेट क्या करता है अपने मतलब एक लोकल स्तर पर अपना वो वहां से राय इकट्ठा करते, उस राय को वहां पे सौंपी जाती है, फिर उस पर विचार विमर्श होती है, उसके बाद ही उस पर कानून बनता है। तो इसी तरीके से यहां पे बात किया है कि दिसंबर 2002 में अस्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें किसको सौंप दी? राज्यसभा को सौंप दी, एक समिति जो गठन किया गया था। कह रहा इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया और दोनों सदनों में इसको क्या हुआ, मंजूरी मिल जाने के बाद अब राष्ट्रपति भी क्या की, स्वीकृति दे दी। और बात याद करिए कि जब तक ये संसद में था तब तक ये बिल था और इसीलिए इसे विधेयक कहा गया। जब इसकी स्वीकृति मिल गई उसके बाद ये कानून बन गया। कह रहा है 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। ये अधिनियम कब का है? 2005 का, लेकिन लागू कब होता है? 2006 में। आइए कह रहा है अक्टूबर 2006 में जो एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान, ठीक है, क्या बातें होती है देखते हैं। कह रहा यह कानून क्या है, पूछती है। कहता है यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार की मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा का एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है, यह बताती है। ठीक है, तो इधर से दूसरा पूछ रहा कि यह एक दीवानी कानून है जो, देखिए हमने बात की यहां पे दीवानी, दीवानी मतलब क्या? सिविल मैटर। दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियां और माओं और बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से क्या मिलेगी? निजात मिलेगी, है ना। चलिए देखिए अब यहां पे ये क्या कह रही है। कह रहा है यह कानून बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून रुकिए इसको पतला कर लेते थोड़ा, ठीक है। कह रहा है ये साझे मकान में रहने और महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। ये महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के आदेश प्राप्त कर सकती है। महिलाएं अपने आवाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। अब एक और लंबा सफर शुरू होता है, ये कह रही है। कह रही कि हां, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच में लागू किया जाए, है ना। बोलने की तो बहुत बात बोली जाती है लेकिन वास्तव में वो भी लागू होनी चाहिए। कह रहा हमें सब तरफ नजर रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी के इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा कि ये कानून क्या है ना। इस कानून से महिलाओं को किस तरह से सुरक्षा मिल सकती है ना। फिर कह रहा है यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब देखिए यहां पे कुछ बातें रखी गई है। कह रहा घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, है ना। तो घरेलू हिंसा जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है वो आर्थिक, मौखिक, यौन, फिर आपका हो गया मारपीट, ये सब पूरे तरीके जो होता है इसी को हम लोग घरेलू हिंसा कहते हैं। इसमें कौन होती है? महिलाएं अक्सर शिकार हो जाती है। इसके लिए फिर कानून बने थे, है ना। अब कह रहा जिन औरतों के साथ हिंसा और दुराचार, देखिए कह रहा जिन औरतों के साथ हिंसा और दुराचार या होता है ना, वे आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। ठीक है, इन हालत से उबरने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती है। इसलिए पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज्यादा बेहतर है। पीड़ित कहना इसलिए क्योंकि देखिए वो भी उस चीज से वो क्या करती, गुजरते रहती है, मतलब उसका वो फेस करती है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? सर्वाइवर कहा गया है ना। देखिए यहां पे इनका सिंबल रख लिया है। अंग्रेजी शब्द का अर्थ क्या होता है? जो बचा रहे। सर्वाइवर का अर्थ क्या होता है? जो बचा रहे, उसे सर्वाइवर कहते हैं।
कह रहा इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता के चिंताओं के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में कि हर चरण में नागरिक को आवाज बहुत मायने रखती है ना। कह रहा यह आवाज टेलीविजन रिपोर्ट, अखबार संपादकीय, रेडियो और प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार के माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। ठीक है, क्योंकि जो भी काम हो रही है उसका वो ठोस तरीके और पारदर्शी तरीके से आ पाता है, कहां तक, जनता तक पहुंच पाता है। अब देखिए एक कहानी है क्या आपका कि अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून, मतलब ऐसा कानून जिसपे विवाद हो और मान लीजिए कि वो हम लोग के लिए लोकप्रिय ना हो। करा आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार सांसद ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे की नीयत क्या है, सही नहीं है। क्या इसलिए लोग उसकी क्या करते हैं, आलोचना कर सकते हैं, इसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं और अखबार में लिख सकते, टीवी चैनलों से रिपोर्ट भेज सकते और हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी सहमति व्यक्त कर सकती है, अपनी असहमति को व्यक्त कर सकती है। जब देखिए जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि यह कानून क्या है, गलत पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी इस पर क्या होता है, दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। मान लीजिए ऐसा कानून आ गया हो जिसमें लगे कि ये हमारे हित में ना हो, तो बाद में सरकार को क्या होता है, सरकार पर दबाव पड़ता है और मजबूरन सरकार फिर से इस पे दोबारा विचार करने का ठान लेता है ना, मजबूरी रहता उसके साथ में, है ना। अब देखिए कह रहा उदाहरण लेते हैं किसका, नगर पालिकाओं के सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिकाओं के कानून में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है ना। जो पटरी पर जो फेरी और वो दुकान लगाता वो क्या है, गैर कानूनी है। इससे कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथ पर क्या होंगे, चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त कि पटरी एवं फेरी वाले भी किसी बड़े शहर के रहने वाले लाखों के जरूरी की चीजें और सेवाएं सस्ती कीमत और कुशलता पूर्वक पहुंचाते हैं। क्या वो लोग भी जो है मतलब एक बड़े शहर में रहने वाले का अच्छी खासी आबादी को सस्ते में सामान पहुंचाते हैं, वो उनकी सेवाओं को पहुंचाते करा, इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। तो इस चीज को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। करा लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह का हिमायत करता है तो दूसरे समूह का क्या होगा, उपेक्षा होगा। मान लीजिए कि इस कानून ये कहे कि ये लोग को यहां नहीं रहने देना है, हटाना है, अगर रहता है तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब इससे हम क्या करेंगे, दंड देंगे, मतलब इनको आर्थिक दंड दिया जाएगा, जुर्माना लगाएंगे, है ना। लेकिन एक तरफ तो साहब भूख पेट का भी तो सवाल है, उस पर भी तो सोचना चाहिए, है ना। तो कह रहा है तो उस पर विवाद खड़ा हो जाएगा, है ना। यहां टकराव की स्थिति होगी कि नहीं होगी। मान लीजिए किसी शहर में क्या करे, फुटपाथ पर लगाने वाले सभी दुकान को हटा दे, तो वो लोग कहां जाएगा, उनके लिए भी सरकार को सोचनी चाहिए, कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है वो गलत है, लेकिन वो भी तो कहां जाएंगे, वो भी तो इसी देश के नागरिक है, उनकी भी तो रोजी रोटी है, उनकी भी तो पेट है, उनकी भी तो परिवार है जिनको चलाना है ना। कह रहा है और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी जिसमें लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है। क्या ये कानून देखिए भले उसके नजर में क्या है, सही है, किसके नजर में, कानून के नजर में, मतलब संविधान के नजर में सही है, लेकिन लोगों के नजर में ये क्या है, गलत है ना। कह रहा है वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत के शरण लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, अदालत के शरण में जाएंगे। कह रहा है कि यदि अदालत
आपको ऐसा लगता है कि यह कानून संविधान के विरुद्ध है तो इसमें संशोधन कर सकता है, या उसे क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, जो हम लोग आपको बता रखे थे, है ना। ये देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे आंदोलन करते हुए, है ना। चलिए कुछ बातें यहाँ पे रह गया था, उसको भी हम लोग समेटते चले। अबे यार, चलिए कह रहा है जैसा कि आपने कानून पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे और मनमाने दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। इतिहास में हम ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं हम लोग को, जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए क्या किए, संघर्ष किए, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। किसके बारे में? रोजा पार्कस, जो एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी, जो 1 दिसंबर 1955 को जो एक श्वेत व्यक्ति के लिए जो अपने बस में सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। याद करिए कि रोजा पार्कस जो आ रही थी, वो ऑफिस से लौटी थी, यहां दिख रहा है, आपको दिखाते हैं उसका तस्वीर, है ना। जो यहाँ पे देखिए वो बैठी हुई थी और वो एक व्यक्ति के लिए, जो श्वेत अमेरिकी व्यक्ति था, उसके लिए वो सीट छोड़ने से मना कर दी थी, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाद में जो नागरिक अधिकार के लिए कानून पारित हुए थे 1964 में, तो बहुत जो हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके लिए लोगों ने क्या किया, पूरा अपना मतलब अपना जीवन लगा दिया, जो सबके लिए क्या हो, एक समान कानून का प्रयोग किया जाए, है ना। कह रहा हमें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों की चुनाव के साथ खत्म नहीं होती है। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार के माध्यम के जरिए नजर रखते हैं कि हमारा सांसद जी क्या कर रहे हैं, फंड आ रहा है, पैसा केने जा रहा है, इस पे भी नजर रखना है ना। कह रहा है कि अगर लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, है ना। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और वो जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। वरना सब पैसा को क्या करेगा, काम हुआ 9 का दिखाएगा 12 का, बाकी पैसा लपेट के अपने पॉकेट में डालेगा, है ना। तो कैसा लगा आप लोग को ये सेशन, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, रखिएगा अपना ख्याल। मिलते हैं अगले क्लास में।